नमस्कार। आज सार्थक एकेडमी की क्लास की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। संस्थान से जुड़े हुए फिजिकल क्लास ले रहे छात्रों को तो पता ही है, ऑनलाइन जुड़े हुए छात्रों को भी बताना चाहेंगे कि उनकी आगामी परीक्षा को देखते हुए संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स, समसामयिकी के तत्व और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराते रहें। इसलिए जो हफ्ते में एक दिन करंट की श्रृंखला थी, प्रयास है कि उसे और अधिक बढ़ाया जाए और उसी श्रृंखला में आज ये श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। सार्थक एकेडमी में आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनका आगामी एग्ज़ाम में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। आज का पहला टॉपिक है, भारत सरकार ने 10 मार्च को बीमा क्षेत्र में पारित अधिनियम या बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया और अपने ही समय 2015 में पारित किए गए एफडीआई निवेश की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया है। 26% से बढ़ाकर 49% 2015 में मोदी सरकार ने किया था, मोदी गवर्नमेंट का फैसला था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट या कह लीजिए एनडीए 2 में इसमें फिर परिवर्तन किया गया 10 मार्च को और अब 49% से एफडीआई निवेश की मात्रा बढ़ाकर 74% कर दी गई है। एफडीआई निवेश बढ़ाने के पीछे 2 रीज़न हैं। पहला कारण, गुणवत्तापूर्ण बीमा सेक्टर का दायरा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमा के कवरेज में आए। हम और आप सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 दौर में से ये तीसरा दौर वित्तीय पूंजीवाद का दौर या बैंकिंग पूंजीवाद का दौर जो चल रहा है, इसमें बीमा बैंक का बहुत अधिक रोल या महत्व है। भारत में बीमा कवरेज अभी भी विश्व के बीमा कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और विदेशी मुद्रा अर्जित कराना भी इस सेक्टर में, क्योंकि निवेश की परसेंटेज कम थी इसलिए विदेशी मुद्रा बेहद कम आ पा रही थी। निवेश के दायरे को बढ़ाते ही भारत सरकार को उम्मीद है कि संभवतः विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा। दूसरा, निजी सेक्टर या विदेशी कंपनियां जब भारत में आएंगी तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कवरेज के अंतर्गत आ पाएंगे। तो इस बार जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कितने से कितने प्रतिशत की एफडीआई की अनुमति मिली है, तो 49 से बढ़ाकर 74 कर दी गई है। पहली बार 49 की गई थी 2015 में, तब 26% एफडीआई निवेश की अनुमति थी और 49 कर दी गई थी। 10 मार्च 2021 को ये 49 से 74 कर दी गई। एक संशोधन किया गया जो बैंकिंग कानून 1938 में संशोधन किया गया है। मुझे उम्मीद है ये फैक्ट आपको याद रहेंगे और आप इसके उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी मिताली राज की। आजकल ये भी चर्चा में है, कारण इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा वनडे मैच खेला गया। इस तीसरे वनडे मैच में मिताली राज ने 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे किए। ऐसा करने वाली ये दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर है। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ये कारनामा इनसे पहले कर चुकी हैं। मिताली राज भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे करने का कीर्तिमान रचा है। मिताली राज भारत क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं और इसलिए इनकी यह उपलब्धि दबाव में खेली गई उपलब्धि कही जा सकती है। अगली घटना की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान एक निर्णय लिया और यह निर्णय पूरे देश में चर्चा का विषय भी रहा। उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, शासन ने यह निर्णय लिया है कि सड़क के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। वे धार्मिक स्थल जो सड़क के ज़मीन के अंतर्गत आते हैं या अवैध ज़मीन पर बने हैं, उन्हें हटाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि भारत में अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनमें सबसे बड़ा रेशियो सड़क दुर्घटनाएं हैं
और उनमें सड़क पर अवैध कब्जा सबसे बड़ा कारण है। सड़क के किनारे फुटपाथ का ना होना और जो फुटपाथ बनती हैं उन पर अवैध दुकानें, मकबरे, मंदिर इत्यादि बना लेना सड़क के यातायात को बाधित करता है, जाम लगता है, जिससे मौत यात्रियों के सिर पर मंडराने लगती है। तो यातायात दुर्घटना में एक बहुत बड़ा कारण अवैध कब्जा भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया और 11 मार्च को ही मंडलायुक्त की बैठकों में, कमिश्नरों की बैठकों में इसको अवगत भी कराया गया और ये आदेश भी दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि उत्तर प्रदेश के सभी डीएम ऐसे स्थलों को अपने ज़िलों में सूचीबद्ध करके शासन को 14 मार्च तक भेज दें, जिसके बाद कार्रवाई की शुरुआत की जा सके। इसी मंत्रिपरिषद की बैठक में एक निर्णय और भी लिया गया। हालांकि अभी यह निर्णय सार्वजनिक नहीं है, ना ही यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से भी पारित हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस मंत्रिपरिषद की बैठक में एक प्रस्ताव रखा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। यह विश्वविद्यालय भगवान राम से जुड़े हुए स्थल, उनके स्थल से मिले हुए अवशेष, आर्कियोलॉजिकल अवशेष तथा उनसे जुड़ी हुई विषयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करें। हालांकि अभी यह प्रस्ताव है, पूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद ने इसको अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी हो सकता है आने वाली बैठकों में यह पारित हो जाए तो आपके जीएस का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में कई एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान श्री राम पर आधारित विश्वविद्यालय कहाँ बनाने की योजना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ये 2 बड़े फैसले चर्चा में हैं। मैं समझता हूँ आपकी परीक्षा में भी ये उपयोगी साबित होंगे। पूरी दुनिया में सुरक्षा को लेकर प्रयास जारी रहते हैं। द्विपक्षीय वार्ताएं, सैन्य अभ्यास होना, ये पूरी दुनिया के लिए आम विषय होता है। लेकिन कभी आपने सोचा होगा कि अंतरिक्ष में भी सेना का अभ्यास हो? ये एक आश्चर्यचकित करने वाली खबर होती है। फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास किया है और यही नहीं, सेना की एक टुकड़ी 500 सैनिक 2025 तक वहां नियुक्त करने का निर्णय लिया है और उसके लिए बाकायदा बजट भी उसने अलाउंस कर दिया है, जो 4.3 बिलियन यूरो का होगा। इतनी बड़ी राशि से अंतरिक्ष में सुरक्षा के उपाय करना शायद विश्व के अग्रणी और विकसित देशों के लिए अब चिंता का विषय भी है। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट को ध्वस्त किया और उसी की नकल पर चीन, रूस, भारत ने मिशन शक्ति के तहत अपनी ही सैटेलाइट को धरती से उड़ाया, उससे पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि अपने दूर संवेदी उपग्रहों को, कम्युनिकेशन उपग्रहों को बचाना अब एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। अगर आपको याद हो तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने स्टार वार की पॉलिसी दी थी। संभवतः भारत, क्या पूरी दुनिया अब धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही है जहां युद्ध का स्थल धरती को छोड़कर अंतरिक्ष बनने वाला है। फिलहाल युद्ध की कल्पना ही मानवता को हिला सकती है। फ्रांस ने कुछ नामकरण भी किया। इस 8 मार्च से 12 मार्च तक चलने वाली इस सैन्य अभ्यास का नामकरण फ्रांस ने 1965 में निर्मित अपनी उपग्रह एस्टर एक्स के नाम पर किया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1965 में एस्टर एक्स नाम का एक उपग्रह फ्रांस ने बनाया। उसी की याद में इस पूरे सैन्य अभ्यास का नाम भी उसने एस्टर एक्स रखा। अकेले फ्रांस इस एस्टर एक्स अभ्यास में शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ यूएसए और जर्मनी भी दे रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट ये घोषणा की कि चीन, रसिया और हमारे सहयोगी देश अमेरिका जिस तरह से अंतरिक्ष में अपने दबदबे को बढ़ा रहे हैं, उसको देखते हुए अब हमें भी अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। तो एस्टर एक्स अभियान को या इस सैन्य अभ्यास को अंतरिक्ष में फ्रांस की दबदबे या मौजूदगी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे अंतरिक्ष में 2 ध्रुव के रूप में भी चिन्हित कर रहे हैं।
जहां रूस और चाइना को एक खेमे में और अमेरिका और फ्रांस को दूसरे खेमे में रख रहे हैं। अब हमें और आपको भी इंतज़ार रहेगा इस खेमेबंदी में अगला देश कौन शामिल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास फ्रांस ने किया है और एक कमांड का गठन किया है जिसे स्पेस कमांड का नाम दिया गया है। 500 सैनिक इसके तहत वहाँ नियुक्त किए जा रहे हैं। 8 मार्च से 12 मार्च तक यह सैन्य अभ्यास चला। यूएसए और जर्मनी ने फ्रांस के साथ इसमें अभ्यास में भाग लिया। हाँ, इसी समय एक गन का भी प्रयोग किया गया है। लेजर सेटेलाइट गन का प्रयोग करके उपग्रहों को नष्ट करने की ताकत भी फ्रांस ने यहाँ पर दिखाई है। तो एक यूनिक चीज़ यहाँ पर भी प्रयोग हुई है। तो आगे आने वाले चरणों में हम देखेंगे कि दुनिया के कई देश अब इस तरह से अभ्यास करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट आज के आपको उपयोगी लगेंगे और आप इसे रोक रोक कर याद कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे। चलते हैं आज की अगली कड़ी पर, अगली घटना पर। चांद पर अंतरिक्ष में या चांद पर एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए, ये अपने आप में एक रोचक विषय बन जाता है। अंतरिक्ष मानव सभ्यता के उदय और समझ के समय से ही अद्भुत पहेलियों का विषय रहा है और सबसे अधिक अगर किसी ने मनुष्यता को या मानवता को आकर्षित किया है तो वो यही तारा नक्षत्र मंडल है। इनमें से चांद पूरी दुनिया की कहानियों का केंद्र बिंदु रहा है और अब चांद पर रूस और चीन मिलकर अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहे हैं। ये अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए 9 मार्च 2021 को रॉस्को शमोस अंतरिक्ष केंद्र मॉस्को और राष्ट्रीय स्पेस प्रशासन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ये वर्चुअल मीटिंग थी कोरोना के कारण। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को रॉस्को शमोस कहते हैं, रॉस्को समोस कहते हैं, और राष्ट्रीय स्पेस या अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, वैसे चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, अंग्रेजी में अगर कहें तो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। वैसे ही चाइना के साथ जिसने समझौता किया वो रूस की रॉस्को समोस स्पेस एजेंसी है। इन समझौते के तहत 2 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, एक मॉस्को में और दूसरा बीजिंग में। ये दोनों ही मिलकर इस पूरे रोड मैप को तैयार करेंगे कि चांद पर कहाँ ये कॉलोनी सिस्टम डेवलप करके अंतरिक्ष केंद्र या अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए। चांद पर इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया में हलचल होना स्वाभाविक था, जिसके स्पष्टीकरण में रूस ने यह स्पष्ट किया कि इसका उपयोग वैश्विक आधार पर सद्भाव के लिए किया जाएगा, ना कि अंतरिक्ष ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह इत्यादि पर किसी तरह का कब्जा करने का कोई मंशा है। ये एक अनुसंधान होगा जिसका लाभ पूरी दुनिया को दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि चांद पर अब एक अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है और वो भी 2 देशों के परस्पर सहयोग से। वो देश हैं रूस और चीन। आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी परीक्षा की आगामी दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण होंगे, आप इनका लाभ उठाएंगे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में देकर आगे किस तरह से आपके ज्ञानवर्धन में सार्थक एकेडमी सहायक हो सके ज़रूर उपस्थित करेंगे, ज़रूर अपने महत्वपूर्ण सलाह देंगे। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।